वेलकम टू द टीएनएस कॉन्सेप्ट्स ऐप और लिंचपिन में भी आपका स्वागत है भाई। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, साथ साथ में हम किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे। डोंट वरी, उसकी क्लास भी डाल दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कुछ अलग तरीके से आपको ये पढ़ाना ताकि आपका सही टाइम पे कोर्स पूरा हो जाए और साथ ही साथ में राजस्थान की हिस्ट्री आपको बेहतर कनेक्ट हो, बेहतर समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैं मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहा हूँ। बीच में हमने मध्यकालीन इतिहास के अंदर मेवाड़ स्टार्ट किया था, या गुहिल कहूं तो गुहिल स्टार्ट किया था। एक हल्का सा मैं बस आइडिया दे देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में यानी कि कल किया क्या था। उससे पहले आपको ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं CSIR नेट की प्रिपरेशन करना, लाइफ साइंस से अगर आप हैं, लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट होता ना, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, पता नहीं किन किन के होता है वो आप जानते हो। साथ ही साथ में अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आप आ जाइए। एक सेकेंड, अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ जानना हो पढ़ाई से रिलेटेड भाई, तो इन दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट करके पढ़ाई से रिलेटेड बात पूछ सकते हैं। भले ही वो आपकी फिर जीके की हो या फिर साइंस से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो भी इस चैनल से जुड़ जाइए और डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। इसके ऊपर आपको काफ़ी किफ़ायती रेट के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, बायोलॉजी का प्लस फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर कह लो, फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी का पूरा कोर्स करवाया जाता है। मैं आपको बस एक इशारा कर रहा हूँ कि आप खुद देखिए, आप जानते ही होंगे वैसे ये कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाता है उनको। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गुहिल के बारे में। कौन है गुहिल? एक बार हल्का सा रिकैप मैं ऐसे ही मेरे मन में आ गया दे देता हूँ तुम लोगों को। तो होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था क्या कि गुहिल जो है वो कौन सी ईस्वी के अंदर बनता है? इसमें बनता है क्या? जिसने गुहिलादित्य जो है, या फिर इसका नाम गोह, इसके माता पिता का नाम क्या है? शीलादित्य, है ना। एक सेकंड ना भाई, हाँ भाई। तो आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं क्या? बीच बीच में स्टूडियो खोल के भाग रही थी एक। हाँ खैर छोड़िए। गुहिल जो है वो रियल संस्थापक किसका है? मेवाड़ राजवंश का या फिर गुहिल राजवंश का, जिसमें आगे जाके रावल शाखा, राणा शाखा, सिसोदिया वंश, ये सभी इसी से उठे हुए हैं। हमने ये भी देखा था कि गुहिलों की टोटल कितनी 24 शाखाएं थी। फिर हमने मेन आदमी की बात करी थी, बापा रावल की। बापा रावल कौन है? एक सामान्य से आदमी है जो नागदा के अंदर रहते हैं। फिर इनको ये सजेशन मिलता है हारित ऋषि द्वारा कि तू है ना चित्तौड़गढ़ जीत ले, वहां पे मान मौर्य जो तेरा मामा है उसको हटा दे, क्योंकि उधर जो सिंध के अंदर 712 के अंदर क्या हो गया था, सिंध के अंदर कौन जीत लिया था? मोहम्मद बिन कासिम जीत लिया था क्या? उसने पहली बार इंडिया में सफल अटैक किया था किसी तुर्क ने। फिर बाद में उसको खदेड़ा, आगे आगे गजनी तक गया ये, और सलीम को हटा के अपने भांजे को लगा दिया वहां पे राजा, कि भाई तू राजा बन और वहां पे राज कर, है ना। ये चीज देखी थी हमने। फिर उसके बाद में इसने 115 ग्रेन का सिक्का चलवाया था बापा रावल ने, ये चीज भी देखी थी। इसने सहस्त्रबाहु का मंदिर बनवाया, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, और किस किस का मंदिर बनाया क्या आप बता सकते हैं क्या मुझे? और फिर उसके बाद में इनकी इतनी बातें लगभग हमने करी थी, मोटा मोटी बातें यही है, काल बोझ है, ये है वो है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे आगे बढ़ी है ना। और उसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट आदमी का और देखा था डिस्कशन, वो था कर्ण सिंह या फिर रण सिंह। ये कर्ण सिंह के दो बेटे रहते हैं, एक तो शेम सिंह और एक राहब। एक ने क्या कर दिया, रावल शाखा को आगे कंटिन्यू किया 1303 तक, और दूसरे वाले बनेंगे राणा शाखा, शाखा है ना। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे एक दूसरे राजा की, आप हेडिंग लगाना, जैत्र सिंह। मेरे ख्याल से अभी ये वाला बोर्ड सही होगा, और मैं थोड़ा सा ना हल्का सा जोर लगा के लिखूंगा ना तो ये थोड़ा मोटा आता है। एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको पीपीटी वगैरह मिल जाए ढंग से, इसलिए मैं इस पर पढ़ाता हूँ। वरना मैं पहले और भी अलग जगह पे पढ़ाया करता था, वहाँ पे हाईलाइटर पता नहीं, पेन अलग अलग, है ना, मैं पूरी मेहंदी बना सकता था उस पर। तो मैंने मेरी मेहंदी कुर्बान की है आप लोगों के लिए, तो आप ढंग से पढ़ लो भाई। 1213 से लेके 53 तक ये रूल करता है। ठीक है भाई। अब आपको एक हल्का सा समझना चाहिए, मैं जहां आपको मेंशन करूंगा ना कि थोड़ा ध्यान में रखना, तो ये वाला ध्यान में रख लेना। एग्जैक्ट याद रहे या नहीं रहे, वैसे 40 साल ही तो है, 1213 याद कर लो और 40 साल रूल किया था ऐसे समझ लो, तो आपके अपना आप ध्यान में रह जाएगा 53 तक रूल किया था। और ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 कम चांसेस है बनेगा कि इस राजा ने कहां से कहां तक रूल किया।
किसी बेहतरीन राजा के बारे में या किसी बहुत ही फेमस राजा के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप का पूछ लिया, क्या पता मालदेव का पूछ लिया, या पृथ्वीराज चौहान का पूछ लिया। ऐसे लोगों का पूछा जा सकता है, उनका भी बहुत कम चांस है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है जयद्रथ सिंह का ये वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, जयद्रथ सिंह कौन है? नया राजा बना है भाई। देखो इसकी बात करते हैं। राजा बनते ही यहां पे जयद्रथ सिंह है मेवाड़ के अंदर, और दिल्ली का उस टाइम पे एक राजा है जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, आप अभी लिखेंगे कुछ नहीं भाई। इल्तुतमिश कौन है? दिल्ली का किंग है, दिल्ली का राजा। इसने अटैक कर दिया मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि इसको मेवाड़ जीतना है ना। मेवाड़ की आगे देखना आप शक्तियां बढ़ेंगी, है ना। और ये अभी देखना क्या होता है, इसका युद्ध होता है नागदा के आसपास ही है, क्योंकि राजधानी अभी कौन सी चल रही है? नागदा चल रही है ना। हमने ये देखा था ना कि नागदा मेन राजधानी है, चित्तौड़ भले जीत लिया होगा बापा रावल ने। तो अब जयद्रथ सिंह की लड़ाई होती है नागदा के ही पास में एक जगह है जिसका नाम है भूताला। आपको कुछ नहीं लिखना है भाई प्लीज, है ना। तो ये अब मैं कैसे लिखूं, आप अपना थोड़ी सी जगह बना के लिख लेना, मैं तो ऐसे ही हूं। भूताला का युद्ध पूरा मिटाओ ना, फिर से लिखो ये चीज, भूताला, बैटल ऑफ भूताला, है ना। और ये कब होती है? 1227 के अंदर। देखो 1227 के अंदर बैटल ऑफ भूताला होती है, जिसके अंदर जयद्रथ सिंह जो है इसने कूट दिया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश वही है जिसकी बेटी का नाम क्या है? रजिया, रजिया सुल्तान। तो रजिया गुंडों में नहीं फंसी, इस बार कौन है? इल्तुतमिश खुद गुंडों में फंस गया, यानी कि जयद्रथ सिंह जो है इसकी सेना ने इसको पीट दिया भाई। और विनर कौन निकलता है? जयद्रथ सिंह। तो अब आप स्टार्टिंग कर दीजिए, एक तो नाम लिख दीजिए जयद्रथ सिंह 1213 से लेके 1253, फिर ये लिख दो कि इसकी राजधानी भी नागदा ही थी। और भूताला का युद्ध होता है 1227, लिखना बैटल ऑफ भूताला, बैटल ऑफ भूताला। फिर लिखना जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। हिंदी वाले भी ऐसे लिख लो, इंग्लिश वाले भी ऐसे लिख लो, है ना। जयद्रथ सिंह की मैं बताऊंगा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जयद्रथ ऐसे, या इल्तुतमिश, आप अपने हिसाब से भी लिख लिया करो ना। इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश जो है दिल्ली का किंग है भाई, इसको हरा देता है कौन? अब देखो दिल्ली सल्तनत पूरे इंडिया पे कंट्रोल करती है, उसको कौन हरा रहा है? मेवाड़ राज्य हरा रहा है। मेवाड़ राज्य का एक राजा है जयद्रथ सिंह हरा रहा है। तो ये छोटी बात है या बहुत भयंकर बड़ी बात है? ये बहुत बहुत भयंकर बड़ी बात है, कि ऐसे समझ लो कि ना इंडिया की टीम को हरा जाए कोई नेपाल की टीम, तो कितनी बड़ी बात है। आपको समझ में आएगा ना कि भाई कितनी छोटी सी टीम जो है, इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है क्रिकेट के अंदर, उसने हरा दिया। वैसे ही इल्तुतमिश जो है पूरी दिल्ली का राजा है, पूरे इंडिया का राजा है, उसको कौन हरा दे रहा है? जयद्रथ सिंह हरा दे रहा है। तो और इसके अंदर है ना, ये जो जयद्रथ सिंह है इसके दो सेनापति है भाई, ये भी लिख लेना। जयद्रथ सिंह के सेनापति, आप लिखना नेक्स्ट लाइन में, जयद्रथ सिंह के सेनापति बालक व मदन, नाम के हैं भाई बालक और मदन, है एकदम ऐसे डील में डाकी टाइप। डाकी समझते हो? राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, आप जिधर के भी हो समझते होंगे ना, मेरी बात समझ में आगे। बालक और मदन पुणे, ये है सेनापति, है ना। किसके हैं ये सेनापति? तो आप लिखना भूताला के युद्ध में, भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह के सेनापति बालक व मदन। कैसा रहेगा ना, मारवाड़ी में या राजस्थानी जो मेवाड़ी भाषा है, कोई सी भी भाषा है, उसके अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दे, लिखना स्टार्ट कर दे। ये हिंदी इंग्लिश के टंटे ही मिट जाए। मैं आपको लिखाऊं कि जयद्रथ सिंह का सेनापति है बालक और मदन, जो भी कसा गए भूताला का युद्ध कमाए लड़या, है ना। वो अलग अलग है भाई, आपके हिसाब से फिर आप लिख सकते हो। इंग्लिश वाले लिखना कमांडर ऑफ जयद्रथ सिंह इन बैटल ऑफ भूताला, कमांडर ऑफ जयद्रथ सिंह बैटल, कमांडर ऑफ जयद्रथ सिंह इन बैटल ऑफ भूताला। फिर बराबर करके लिख लेना बालक एंड मदन, बालक एंड मदन। देखो इल्तुतमिश है, एक किंग है, बहुत बड़ा किंग है ना, दिल्ली का किंग है। तो ये अमीर है या गरीब है? अमीर है। तो ये अमीर, अमीर जो वर्ड है ये अरबी वर्ड है ना, ऐसे मतलब हिंदी वर्ड नहीं है। तो अमीर नाम से ही एक नाम, मतलब बिगड़ा हुआ नाम नहीं समझ में आ रहा कि आपको हमीर। एक्चुअली में तो एक किताब है, मैं आपको बताऊं उसका नाम जय सिंह सूरी, किताब का नाम नहीं आदमी का नाम है जय सिंह सूरी। उसने किताब लिखी थी अमीर मद मर्दन, अमीर मद
मर्दन। पढ़ते हैं बिगड़ा हुआ नाम, अमीर अमीर बोला नहीं गया, तो ये हमीर मद मर्दन हो गया। हमीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये अमीर एक पद है ना, अमीर और गरीब, तो हमीर। एक किताब है हमीर मद मर्दन। मद मर्दन मतलब जो मद होता है ना, मतलब जो घमंड होता है, उसका मरण हो गया। अमीर अमीर आदमी था, उसके घमंड का मरण हो गया। ये बात ये किताब ये बताती है कि भाई इल्तुतमिश जैसे एक अमीर राजा जो है, उसके घमंड का मर्दन हो गया, मर गया, उसका घमंड चकनाचूर कर दिया, जैतर सिंह ने ठोक दिया उसको बढ़िया से। तो ये जय सिंह सूरी की किताब का नाम है हमीर मद मर्दन। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि बुताला के युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक के द्वारा मिलती है? हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन में हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को। कहा तो अमीर गया है, लेकिन हमीर हो गया भाई वो अब, है ना। या फिर जय सिंह सूरी की पुस्तक का नाम क्या है? हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन जो है किसकी पुस्तक का नाम है? जय सिंह सूरी। हमीर मद मर्दन है किसके कार्य मतलब किसके युद्ध की जानकारी देता है? बुताला की। या किस राजा के बारे में जानकारी देता है? जैतर सिंह। ऐसी बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्यों कर रहा हूँ? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपसे भाई। लिखना, आप लिखना। जय सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में, जय सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन। आपको पीछे डीजे सुन रहा है क्या? क्या पता, पटाखे बज रहे हैं, डीजे बज रहा है। तो जय सिंह सूरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में बुताला के युद्ध का वर्णन किया है। बुताला के युद्ध का वर्णन किया है। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना। जय सिंह सूरी ने इल्तुतमिश को हमीर कहा, को इस पुस्तक में हमीर कहा। इन द बुक ऑफ जय सिंह सूरी, इन द बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। क्या मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि पीछे डीजे बहुत तेज बज रहा है? 2 सेकंड बाद में आता हूँ ना, आप भी तब तक रिलैक्स कीजिए। वैसे आप तो क्या ही रिलैक्स कर सकते हो, मैं वीडियो पॉज करता हूँ और वापस ऑन कर लेता हूँ। हाँ तो भाई डीजे गया है और आपको पता भी नहीं चला कब निकल गया, क्योंकि मैंने पॉज किया था, है ना। तो इंग्लिश वाले लिख रहे थे जय सिंह सूरी इन हिज बुक हमीर मद मर्दन। आप हमीर ही लिखेंगे भाई, अमीर मत लिख लेना। हमीर मद मर्दन रोट अबाउट द बैटल ऑफ बुताला। ये जरूर ध्यान में रखेंगे आप, बैटल ऑफ भूताला। ब्रैकेट में लिखना। जय सिंह सूरी कॉल्ड इल्तुतमिश एज हमीर। जय सिंह सूरी कॉल्ड इल्तुतमिश एज हमीर। देखो ठीक है भाई, एक युद्ध नहीं है। 1248 के अंदर दिल्ली का एक और नया शासक है, दिल्ली का नया रूलर है भाई, नाम सुनना, नसीरुद्दीन महमूद। ये क्या है? दिल्ली का शासक है। ये अटैक करता है कि भाई मेवाड़ है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा होगा, है ना। सीधी सी बात है, अगर किसी ने हरा दिया तो बाद में उसकी बेइज्जती थोड़ी करते हैं ऐसे कि भाई हाँ तू तो ऐसे ही है ना। अगले ने हराया है, नाम कमाया है, तो धीरे धीरे और नाम बढ़ेगा। तो नसीरुद्दीन महमूद कब बनता है राजा? कभी भी बना होगा। 1248 के अंदर राजा कहाँ है दिल्ली का? नसीरुद्दीन महमूद। इसने अटैक किया मेवाड़ पे और जैतर सिंह ने इसको भी पीट दिया। तो जैतर सिंह ने इसको फिर से हरा दिया, मतलब एक और आदमी को हरा दिया दिल्ली पे, ठीक ना। इन 1248 AD जैतर सिंह ऑल्सो डिफीट्स नसीरुद्दीन महमूद। ब्रैकेट में लिखना किंग ऑफ दिल्ली। 1248 में जैतर सिंह ने नसीरुद्दीन महमूद के, ब्रैकेट में लिखना, दिल्ली सल्तनत का राजा नसीरुद्दीन महमूद को भी हराया था। ठीक है भाई। अब आपको पता ही है ना, आहड़, आलू रावल, अल्लट, जो मैंने आपको कल बताया था, वो अल्लट आलू रावल जो है उसने आहड़ को ट्रेड सेंटर बनाया था। बाद में ना इसको गुजरात के एक वंश है चालुक्य, ये गुजरात के लोग हैं, है ना।
तो इन लोगों ने क्या कर लिया था, आहड़ को कैप्चर कर लिया था, जीत लिया होगा भाई। इसको भी मुक्त करवाता है जयत्र सिंह, यहाँ पे इनको पीटता है, ये चालुक्यों को भगाता है, ऐसे भागा यहाँ से, और आहड़ को वापिस पुनर्जीवित कर लेता है, अपने पास में ले लेता है, एक प्रकार से इसको स्वतंत्रता दिलाई है। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, जयत्र सिंह ऑल्सो लिबरेटेड, जयत्र सिंह ऑल्सो लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्यस ऑफ गुजरात, जयत्र सिंह ऑल्सो लिबरेटेड आहड़ फ्रॉम चालुक्य ऑफ गुजरात। ठीक है, जयत्र सिंह गुजरात के चालुक्यों से आहड़ को भी मुक्त करवाता है। अब देखो, मैंने आपको इल्तुतमिश की बात बताई थी, इल्तुतमिश जो है बुताला के युद्ध के अंदर भूत बना दिया उसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश अब भाग रहा है, वापस जा रहा है भाई। अपने तो ये होता है कि भाई किसी भी युद्ध के अंदर अगर कोई राजा गया है तो वो या तो जीत के आता है या मर के वापस आता है, जिंदा कभी भी वापस नहीं आता, सिर्फ एक सूरत में आता है, अगर वो जीत के आया है तो। तुर्कों के इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी युद्ध नीतियां अलग है, ये पीछे भाग भी सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको, युद्ध के अंदर बेईमानी भी कर सकते हैं। युद्ध अगर जैसे मान लो किसी ने लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, अपने तो ये होता है ना, निहत्थे को नहीं मारते हैं, ऐसे मूवीज के अंदर दिखाते हैं। अपने हीरोज जो होते हैं उनको अक्सर इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई वो कभी भी विलेन के ऊपर निहत्थे वार नहीं करते। जैसे मान लेते हैं कि ना कोई मूवी का सीन है, अमिताभ बच्चन की कोई मूवी चल रही है, उसके अंदर विलन है, वो विलन जो होता है युद्ध कर रहा है, मतलब लड़ाई वड़ाई कर रहा है, बंदूक एक तलवार है जो भी उनके हाथों में, तो विलन की तलवार गिर गई तो अमिताभ बच्चन उसको बोलेगा कि उठा ले कोई दिक्कत नहीं है, तो विलन भी उठा रहा है। फिर जब हीरो की तलवार गिर जाती है तो विलन फिर वो मौके नहीं देता है भाई साहब। तो हीरो को अक्सर यही रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा कल्चर ही है कि कभी भी किसी निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना है। दूसरा, युद्ध के अंदर गए हो तो या तो विजयी भव है या फिर मर के ही वापिस आओ भाई, दो ही है, ये वापिस मुड़ जाते हैं। तो इल्तुतमिश जो है भाग रहा है भाई अपनी सेना लेके, तो ये बुताला के अंदर युद्ध हो रहा है, नागदा पास में पड़ता है, इसको लगता है कि भाई अब क्या करूं, फ्रस्ट्रेशन में इसने नागदा को उजाड़ दिया, मतलब नागदा को तहस नहस कर दिया। नागदा के अंदर इसको जो भी समझ में आया लूट लिया, जगह तोड़ दी, झोपड़ियां तोड़ दी, जो भी इसको नुकसान करना था नुकसान पहुंचाता चला गया। यानी कि एक तरीके से ये भागती सेना जो है इसकी, ये नागदा को खराब करके चली गई। तो जयत्र सिंह को एक बात समझ में आई कि यार अगर फिर से मेरा किसी से ऐसे युद्ध हो गया, मेरी नागदा जो है मेरा कैपिटल या राजधानी है, ये तो इतनी ईजी है कैप्चर करने के लिए, अगर इस पे कैप्चर कर लिया तो एक प्रकार से मेवाड़ से मेरा तो राज्य हट जाएगा। ये समझदारी लगाता है जयत्र सिंह। फिर क्या करता है, चित्तौड़ का दुर्ग जो है उसके ऊपर जाके अपनी राजधानी बनाता है, यानी कि चित्तौड़ को अपनी मेन राजधानी बनाता है। इसके समझ में आ गई, चित्तौड़ एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर लोग भी रह सकते हैं भाई, काफी बड़ा विशाल दुर्ग है, उसके अंदर खेती भी होती है, पानी भी स्टोरेज करने की व्यवस्था है, अपने जो बंदूक है या फिर जो भी हथियार है वो रखने के लिए भी है, सैनिक ट्रेनिंग कर सकते, एक प्रकार से पूरा का पूरा गांव है जी भाई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर सब कुछ है, किला भी है, लोग भी रहते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं, घर भी है, एक प्रकार से जन दुर्ग है, जन दुर्ग कह सकते हैं। इसके अलावा जैसलमेर का दुर्ग भी ऐसा एक जन दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, अच्छा मेरे पीछे चला गया क्या, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या कर लिया, जयत्र सिंह ने क्या बना लिया अपनी राजधानी। तो आप लिखना, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को तहस नहस कर दिया था, नागदा को तहस नहस कर दिया था। जिसके बाद जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बना लिया। इससे पहले चित्तौड़ राजधानी नहीं थी भाई, या तो नागदा थी या फिर सेकंड राजधानी कौन सी थी, आहड़। तो चित्तौड़ को पहली बार राजधानी किसने बनाया, जयत्र सिंह ने। द रिटर्निंग आर्मी ऑफ जयत्र सिंह, द रिटर्निंग आर्मी ऑफ जयत्र सिंह, sorry, the returning army of Iltutmish, the returning army of Iltutmish destroyed Nagda region. So Jayatra Singh changed his capital to Nagda, changed his capital to Chittौड़ फ्रॉम नागदा से इसने चित्तौड़ को अपनी क्या बना लिया है, राजधानी बना ली भाई। अब एक चीज सोचना आप, दिल्ली सल्तनत कोई छोटी मोटी सल्तनत तो है नहीं, छोटी मोटी रियासत है नहीं, उसके दो बड़े बड़े राजाओं को हरा देना है ना, और साथ साथ में एक राजा 41 साल रूल कर रहा है, छोटी बात थोड़ी है, राजा 40 साल रूल कर रहा है,
तो जत्र सिंह के टाइम को ऐसे माना जाता है कि मध्यकालीन जो इतिहास है मेवाड़ का, मैं सिर्फ मेवाड़ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की नहीं कर रहा, तो मेवाड़ के राजवंश का मध्यकालीन जो राजपाट है उसका अगर स्वर्ण काल माना जाए, जैसे मैं बोलूँ कि भाई अब नरेंद्र मोदी जी इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, इंडिया इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया बढ़िया से है ना, अब ग्रोथ पे है, इस हिसाब से अब ना पॉलिटिक्स मत लगाना, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, भले नहीं होगी ग्रोथ पे, अपन सिर्फ समझ रहे हैं। तो इंडिया जैसे अगर मान लो ग्रोथ पे, तो अपन ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का अगर स्वर्ण काल है तो वो मोदी जी के राज के अंदर है, ऐसी बात कही जा सकती है ना इससे समझाने के तौर पे। तो जत्र सिंह जब रूल कर रहा था वो मध्यकालीन इतिहास बन चुका है, मेवाड़ का था इसलिए मेवाड़ का मध्यकालीन इतिहास है, और उसका स्वर्ण काल माना जाता है उसके राज को। ठीक है, तो हम ये बात कौन कहता है, मैं नहीं कहता, दशरथ शर्मा नाम का एक आदमी है, बार बार नाम सुनेंगे आप, ये एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार। तो आप लिखना दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार जत्र सिंह का शासन, जत्र सिंह का शासन काल, जत्र सिंह का शासन काल, भाई शासन काल जो भी है आप लिख लो, मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम, मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम काल था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, regime of Jatra Singh was the golden era of medieval history of Mewar, ये बात आपको समझ में आई। तो अब आपको मैंने क्या बताया, जत्र सिंह के बारे में बताया इतनी देर से। 1213 के अंदर ये राजा बनता है, 53 तक राजा रहेगा, नागदा इसकी राजधानी थी, बुताला का युद्ध हुआ, जत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया है, इल्तुतमिश भाग रहा था, उसने फिर नागदा को डिस्ट्रॉय किया, तो इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। इसके अलावा 1248 के अंदर नासिरुद्दीन महमूद जो है वो भी दिल्ली का राजा था, उसने भी ट्राई किया था लेकिन उसको भी हरा दिया, किसने, जत्र सिंह ने हरा दिया, है ना। और इसके बाद में इसने चालुक्यों से भी मुक्त करवाया था आहड़ को, है ना। और साथ साथ में दशरथ शर्मा क्या कहता है कि गोल्डन एरा है भाई इसका तो टाइम पीरियड जो है। ठीक है, इतनी बात करिए, आपको क्या समझ में आई क्या। अब नेक्स्ट राजा हेडिंग डालेंगे आप, तेज सिंह, तेज तेज हाथ चलाओ आप भी भाई, तेज सिंह, ये नया राजा भाई। इसकी कुछ एक उपाधियां हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है आपसे, नाम लिखना, उपाधि, टाइटल्स। इसको कहते हैं परमार भट्टारक, इसी व्यक्ति को कहते हैं महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, या इसको कहते हैं परमेश्वर। ऐसा तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपको, परमेश्वर किसको कहते हैं, किसकी उपाधि है, ये तो बेसिक सी उपाधि है भाई। या फिर इसको कहते हैं उमापति वार, उमापति वार, लब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये इसकी कुछ एक उपाधियां जिसमें से आप परमार भट्टारक याद रख सकते हो, महाराजा धीराज याद रख लो, परमेश्वर तो बेसिक सी उपाधि है, और उमापति वार बस ऐसे एक शब्द याद रख लो, या लब्ध प्रौढ़ ऐसे करके कुछ तो याद रख लो। ये तेज सिंह की कुछ एक उपाधियां। ये नेक्स्ट राजा भाई, ये नहीं कह रहा मैं कि जस्ट बाद वाला ये है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेवाड़ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है तेज सिंह। आप इसके बारे में लिख लो, इसकी उपाधियों के बारे में लिख लो, ठीक है। अब दिल्ली का एक राजा है, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ये अटैक करता है चित्तौड़ के ऊपर लेकिन ये प्रोटेक्ट कर लेता है ना। तो लिखना है इसके बारे में, दिल्लीज किंग गयासुद्दीन बलबन ट्राइड टू अटैक, दिल्लीज किंग गयासुद्दीन बलबन ट्राइड टू अटैक दिल्ली, tried to attack Chittor, tried to attack Chittor, but Tej Singh defended चित्तौड़ easily। दिल्ली के राजा गयासुद्दीन बलबन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, दिल्ली के राजा गयासुद्दीन बलबन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु तेज सिंह ने आसानी से
हमले को रोक लिया, हमले को रोक लिया। चलो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है इतनी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एक पुस्तक जिसका नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी है भाई, ये चूर्णी है ना, एज इट इज लिखना भाई, श्रावक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इस पुस्तक का आप पहले तो नाम लिखो, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं। नाम लिखो, पॉज करके लिख लो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस पुस्तक को लिखने वाले आदमी का नाम है कमल चंद्र, कमल चंद्र। ये कहां का है, आहड़ का, आहड़। आहड़ के अंदर बैठा बैठा लिख रहा है। ये कैसी पुस्तक है, आपने बचपन में ऐसी किताबें खरीदी होंगी जिसमें एक तरफ तो है कहानी एक पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे है सिर्फ और सिर्फ चित्र, यानी कि एक प्रकार का पेंटेड टेक्स्ट है, पेंटेड चित्र है, सॉरी पेंटेड ग्रंथ है। तो ये क्या है, पेंटेड टेक्स्ट या फिर चित्रित ग्रंथ। किसका चित्रित ग्रंथ है ये, मेवाड़ की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखने के बाद में आप लिखेंगे, लिखना, और ये राजस्थान का नहीं, मेवाड़ का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ है, लिखना आप इसके बारे में। इट इज द ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ मेवाड़। इट इज द ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ मेवाड़। यह है मेवाड़ राज्य का, यह मेवाड़ राज्य का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। यह मेवाड़ राज्य का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, जिसे 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में आहड़ के कमल चंद्र ने बनाया था। इट इज द ओल्डेस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ मेवाड़ which was लिखना, कंटिन्यू करना आप अंग्रेजों, which was painted by कमल चंद्र ऑफ आहड़, कमल चंद्र ऑफ आहड़, कमल चंद्र ऑफ आहड़ in 1260 AD, 1260 AD। ठीक है, चले भाई, इतनी बात है तेज सिंह के बारे में। हाँ तो भाई अब आप हेडिंग डालेंगे, एक काफी कंट्रोवर्शियल, एक काफी डिस्कस्ड राजा, डिस्कस्ड बोला है मैंने, डिस्कस्टेड नहीं बोला है ना, डिस्कस्ड राजा जिसका नाम है रावल रतन सिंह। नाम लिखेंगे आप इनका, रावल रतन सिंह। तेज सिंह के बाद में हम इनको पढ़ रहे हैं, रावल रतन सिंह को। इनका कार्यकाल रहा है बहुत ही लंबा, 1302 से लेके 1303 तक, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट राजा भाई, रावल रतन सिंह, लिखना इनके बारे में, मतलब इनका नाम लिख लो आप खाली। अब एक ऐसे एरो बना के लिखना इनके बारे में, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कौन है, देखो रावल रतन सिंह जो है, ये इनके पापा का नाम है समर सिंह। इससे पहले जो राजा थे समर सिंह थे, है ना। तो समर सिंह के दो बेटे हैं, एक का नाम है रतन सिंह और एक का नाम है कुंभकर्ण। रतन सिंह को राजा बना दिया, तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि बचे हुए बेटों को क्या बनाया जाता था, सामंत बनाया जाता था, या किसी न किसी दूसरे राज्य राजधानी के अंदर कोई राजा बना दिया है, कुछ भी अपने हिसाब से ट्राई करते थे। ये कुंभकर्ण बेचारा है, इसको कोई राजा नहीं बना रहा। राजा कौन बन गया, रावल रतन सिंह बनेगा। कुंभकर्ण ने बोला कि भाई अपन ऐसे छोटा मोटा पद तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ नहीं रह सकते तो कहीं और राजा बनेंगे। तो ये चले जाता है यहां से कहां, नेपाल, और नेपाल के अंदर जाके अपनी राणा शाखा को बसाता है। मैंने आपको बताया था कि शेम सिंह और राहप किसके बेटे हैं, कर्ण सिंह या फिर रण सिंह के। उनमें से शेम सिंह वाली पीढ़ी तो चल रही है, कौन सी वाली, ये धीरे धीरे आगे, है ना। और उनमें से जो जैसे मान लो शेम सिंह है, उसके कोई राजा हुआ, मतलब बेटा हुआ, वो राजा बन गया, रावल बन गया,
है ना, उस रावल के जो भी बेटे होते हैं उनमें से एक तो रावल बन गया और बचे वो को सामंत बना दिया जाता है। तो जो सिसोदिया ठिकाने में चले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, राणा कहते हैं ना, अलग अलग सामंत होते हैं उनको ये हिसाब से। तो अब ऐसा समझिए समर सिंह जो है वो राजा है चित्तौड़ का। समर सिंह ने नया राजा बना दिया चित्तौड़ का रतन सिंह को। तो बचा कौन, कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण को भेज दिया जाता है सामंत बना के, कहा, सिसोदिया वंश के अंदर या जो भी है उधर ठिकानों के अंदर। तो ठिकानों के अंदर ज्यादातर राणा शाखा के लोग थे, जो राहब के डिसेंडेंट्स है वैसे, है ना। तो ये इसको ये बोला कि यार तू यहाँ का ये बन जा सामंत। तो बोला सामंत तो ये नहीं करेंगे अपन, आज ना बने ना कल, हम तो जाएंगे नेपाल। और ये चला जाता है नेपाल, और नेपाल के अंदर राणा शाखा बसाता है और नेपाल का राजा बनता है कौन, कुंभकर्ण। तो आप इसके बारे में लाइन लिखना, कुंभकर्ण लिखना। यह रतन सिंह के छोटे भाई हैं, रतन सिंह के छोटे भाई हैं, जिन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। हिंदी अंग्रेजी में लिखना। he is younger brother of, छोटा भाई है ना, he is younger brother of Ratan Singh, who established the rule of Rana branch of Guhil dynasty in नेपाल। ठीक है। तो भाई नेपाल के अंदर जो राजा रहेंगे कौन है, राणा शाखा के हैं। भाई बहुत लोग हैं ऐसे जो कुंभकर्ण के बाद में भी राजा बने, आगे चला जा रहा है। राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, आपको पता ही है। जब राजा राज करे तो उस चीज को बोलते हैं राजतंत्र। और लोकतंत्र वो है जहां पे प्रजा जो है वो ही उठ के क्या बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। तो राजतंत्र चल रहा है नेपाल के अंदर। इंडिया के अंदर राजतंत्र खत्म हो जाता है 1947 के अंदर ही, वहां पे फिर उसके बाद में लोकतंत्र आ जाता है। लेकिन नेपाल के अंदर भाई 2008 तक चलता है राजतंत्र। यानी कि कितना कुशल राज्य किया होगा ये मेवाड़ वालों ने। तो अब आप सोच लीजिए, हम जो लिखते हैं छठी पीढ़ी से लेके 1947 तक संसार में एकमात्र ऐसी है। तो इसको और मैं आगे बढ़ा के ऐसे कह सकता हूं कि भाई छठी पीढ़ी से लेके 2008 तक और 50-60 साल मिल जाएंगे आपको समझने के लिए। तो आपको समझ में आता है कि कितना धर्म के लिए कितना आबद्ध लोग रहे होंगे मेवाड़ वाले। काफी कमेंडेबल चीज है ये। तो राजतंत्र चलता है और वहां पे लगभग लास्ट राजा जो रहता है उसका नाम है राणा ज्ञानेंद्र। तो ये राजा रहता है, इसको हटाया जाता है कि भाई अब हटिए सर आप यहाँ से। और ज्यादातर इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया के अंदर भी राजाओं को बहुत इज्जत से ऐसे हटाया गया था कि भाई राजतंत्र जब गया एकीकरण के अंदर देखेंगे, राजाओं से सिंपली विलय पत्र पे साइन करा लिए थे, पेपर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, उस पे ऐसे आसानी से साइन करवा ली थे कि भाई अब हम हमारा राजतंत्र छोड़ते हैं, हमारा राजपाट जो भी है सरकार को सौंपते हैं। अब सब कुछ सरकार का है, ये धन राजकोष जो भी है, सेना सुना कुछ है नहीं, अब पुलिस देख लेंगे, प्रशासन अपने हिसाब से। हम तो यहाँ के राजा हैं, हमें बस थोड़ी सी क्या मिल जाए पेंशन, और हम जब तक जिएंगे हम आखिरी राजा, उसके बाद कोई राजा वाजा नहीं है ना। तो इस हिसाब से राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर तो हो गया था। लेकिन इसके अलावा जहां भी राजतंत्र का दमन होके लोकतंत्र आया ना, बड़े गंदे तरीके से आया है। जैसे वो बोल्शेविक वाला, मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री के अंदर बताया था कि 1917 के अंदर रशिया के अंदर राजा को हटा के किसान और आम जनता जो है वो राज्य राजपाट करने लग गई। वहां पे लोकतंत्र काफी दमनकारी तरीके से आया था अलग अलग जगहों पे। तो राणा ज्ञानचंद्र, ये जो ज्ञानेंद्र जो है, इसको भी जब हटाया जा रहा था तब ऐसे ही खबरें उठी थी कि भाई इसको है ना क्या पता मार दिया जाए या फिर बुरी तरह से घायल कर दिया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसको सिक्कर वाले बोल रहे हैं कि भाई राणा ज्ञानेंद्र अगर चाहे तो यहाँ पे सिक्कर आ सकते हैं, शरण ले सकते हैं। सिक्कर वालों से इनका क्या रिलेशन है, सिक्कर के अंदर इनके बेटे पारस, मतलब राणा ज्ञानेंद्र के बेटे हैं पारस, उन्होंने शादी करी थी भाई। एक तरीके से ये सिक्कर के समधी हैं भाई एक तरीके से। तो अभी भी देख लो, नेपाल चले गए भले ही कब 1303 के आसपास ही समझ लेते हैं, नेपाल चले गए होंगे 1302-3 के आसपास। तब से लेके 2008 तक लगभग 700 साल तक ये कहाँ रह रहे हैं, नेपाल के अंदर रह रहे हैं। और शादियां कहाँ कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो भी इनके मेवाड़ से या राजपूत है उनसे शादियां कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? या फिर ऐसे मैं एक दो एग्जांपल और दूं आपको। जब 1947 के अंदर भारत जब आजाद हो रहा था, तब उस टाइम पे नेपाल का राजा था
त्रिभुवन देव। ये नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी आप आजाद तो हो ही रहे हो, हमें भी आपके साथ में मिला लो। तो नेहरू जी ने बोला कि भाई आपको मिला तो नहीं, लेकिन ये कितनी गलत मैसेज स्थापित करेगा कि यार हम तो अंग्रेजों के राजपाट से छूटे ही हैं, अब हम किसी एक दूसरे देश को, जो अब आज से पहले एक दूसरा देश है उसका कोई राजा है वो राज करता है, उसको हम हमारी स्टेट बना रहे हैं। हम अच्छे रिलेशन रख लेंगे, हम एक तरीके से छोटे भाई बड़े भाई की तरह रह लेंगे, लेकिन हम आपको अगर मिला लेंगे तो एक तरीके से हमारी बदनामी होगी कि देखो उधर से तो आप खुद मुक्त हो रहे हैं और दूसरों को गुलाम बना रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। तो बाकी उन्होंने बोला कि समझिए बात को, ना तो हमारे पास में कोई समुद्र है, ना हम कोई व्यापार कर सकते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, तो व्यापार करने के लिए समुद्र बहुत जरूरी है। तो अपने वालों ने बोला कि समुद्र चाहिए तो हमसे समुद्र ले लो, भले ही कलकत्ता का ले लो, विशाखापट्टनम का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो ये सब भी हम इनको देते हैं। साथ ही साथ में हम इनको अपनी सेनाओं के अंदर भर्ती करते हैं और यहाँ पे नौकरियां भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट नौकरियां भी मिलती हैं, वीजा नहीं लगता यार, आप मैं कोई भी मुंह उठा के चला जा सकता है, हल्का फुल्का बस पूछताछ कर सकते हैं कि भाई आपका नेपाल जाने का क्या रीजन है, बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेपाल आ जा सकते हैं आप, है ना। तो इतना अगर किसी के साथ में अच्छा रिलेशन है तो उसका एक रीजन ये भी है कि मतलब रावल रतन सिंह के जो भाई हैं कुंभकर्ण, वो गए, फिर उन्होंने यहाँ पे जाके आगे 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 ऐसे करके पीढ़ियां बढ़ाई, तो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए राजस्थान वाले ही रूल कर रहे थे नेपाल के ऊपर। ठीक है, बात समझ में है क्या आपको? तो लिखना अच्छा ये लिख चुके हैं ना डायनेस्टी वाला, ये सारी की सारी बातें नहीं लिखनी हमें ना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे थोड़ा सा बता दिया है ना, ज्ञान दे दिया ज्ञानेंद्र बन के, तो बस इतना सा ध्यान रखो। ये बनाना ये कौन है, ये नेपाली लोग हैं, इनकी सेना हमारे इंडिया के अंदर एक गुरखा गुरखा रेजिमेंट बोले ना, कोई गुरखा सिख मद्रासी ये सब, तो गुरखा रेजिमेंट के सैनिक ज्यादातर नेपाली थे भाई। रेजिमेंट 1999 के पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान वाले थोड़े से डोमिनेंट हो रहे थे, पहाड़ों को उन्होंने कब्जा कर लिया था, आइस काफी एकदम भयंकर तरीके से है, अपने वाले लोग तो ऊपर हाइट पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे उनको कैप्चर करने के लिए। ये नेपाल वाले लोग हैं जिन्होंने हिम्मत करी और मतलब एकदम बढ़िया से एकदम थोड़े छुप छुपा के, इनको थोड़ी सी आइडिया है अपने वालों को, ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भाई टीबड़ों पे चढ़ना हो, धोरो वोरो पे चढ़ना हो तो बता दो, चढ़ जाएंगे, है ना। ये पहाड़ों पे नहीं चढ़ा जाए, आज चढ़ा जाए ना कल चढ़ा जाए। और इसके अंदर गुरखा रेजिमेंट वाले काफी एक्सपर्ट है, साथ साथ में लड़ाई में भी काफी एक्सपर्ट है। इवन ये जो अंग्रेज लोग है ना, नेपालियों को बोलते थे बहादुर, कि तुम लोग तो बहादुर हो यार। ये बहादुर एक थोड़ा सा हल्का सा ना मजाक वाला शब्द बन गया है, नेपाली किसी को भी देख के हम कह देते हैं ये तो बहादुर है बहादुर, लेकिन वो रियल में बहादुर थे भाई, इसीलिए उनको नाम मिला है, टाइटल मिला अंग्रेजों से। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में, कुंभकर्ण के बारे में। इसके अलावा एक और नाम लिखेंगे आप, पद्मिनी। जैसे आपने कुंभकर्ण नाम लिखा ना, वैसे ही आप एक इंसान का नाम वो लिखेंगे, उस इंसान का नाम है पद्मिनी। पद्मिनी कौन है इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे आप। यह है रावल रतन सिंह की पत्नी है, या फिर रावल रतन सिंह की रानी है, ये रावल रतन सिंह की रानी है। शी इज क्वीन ऑफ रावल रतन सिंह, शी इज क्वीन ऑफ रावल रतन सिंह। इसके माता पिता के बारे में लिखना, फादर का नाम लिखना गंधर्व सेन, फादर गंधर्व सेन, और माता का नाम है चंपावती। ठीक है ना, पिता का नाम लिखना फिर माता का नाम लिखना, लिख लिया होगा, गंधर्व सेन और चंपावती। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। शी इज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड, सिंहल आइलैंड। ठीक है, और भाई इसकी है ना शादी वादी हो रखी है रावल रतन सिंह से, और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, साका वाका हो जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है आप, ये आदमी का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अभी आप कुछ मत लिखना, मैं बताता हूँ आपको, मलिक मोहम्मद जायसी, ये है जौनपुर एमपी का आदमी। जौनपुर वही है जो आपको एक मिर्जापुर करके एक वेब सीरीज नहीं है क्या, उसके अंदर वो दिखाते हैं, शरद शुक्ला और वो रति शंकर शुक्ला करके जो भी है वो जौनपुर।
तो जौनपुर यूपी का एक आदमी है मलिक मोहम्मद जायसी, ये 1540 के अंदर, अच्छा मेरे जो लेटर्स हैं वो थोड़े कम गहरे हैं क्या, चलिए जो भी है देखते हैं। 1540 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक का नाम पुस्तक लिख रहा है, उसका नाम है पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, ये इसकी किताब का नाम है। इसके अंदर ये काफी सारी बातें लिखता है। बेसिकली तो देखो ये कवि है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना, जैसी बातें रवि मतलब सूर्य नहीं पहुंच सकता जहां पे, वहां पे कवि पहुंच जाता है। तो कवि कैसी भी बातें कर सकता है, वो अपनी उपमाओं के अंदर इतना भयंकर तरीके से, है ना, उपमा देने के लिए अलग अलग चीजें यूज करता है। तो इसने भी भयंकर उपमा यूज करी। पहले तो आप एक बार इसके बारे में देख लो, फिर वो स्टोरी जरा सी 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ आपको क्या स्टोरी है। कोई बहुत ज्यादा खास ऐसी चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए आपको, लिखना। इंफॉर्मेशन अबाउट पद्मिनी, इंफॉर्मेशन अबाउट पद्मिनी is given in a book, given in a book named Padmavat, given in a book named Padmavat, which was written by Malik Muhammad Jaisi, Malik Muhammad Jaisi of Jaunpur UP, of Jaunpur UP in 1540 AD, 1540 AD। पद्मिनी के बारे में जानकारी, पद्मिनी की जानकारी, पद्मिनी की जानकारी एक पुस्तक, एक पुस्तक पद्मावत के द्वारा प्राप्त होती है, एक पुस्तक पद्मावत के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे जिसे जौनपुर यूपी के, जौनपुर यूपी के मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में, 1540 ईस्वी के दौरान लिखी थी, 1540 ईस्वी में लिखी थी या के दौरान लिखी थी। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आप एक चीज समझिए, होता क्या है, इसकी स्टोरी सुनाता हूं। चलिए, इस बुक के अंदर जो भी स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक बार। देखो, रावल रतन सिंह है, राजा है। सिंहल द्वीप जो नाम है ना, उसको एक प्रकार से अपने वालों ने कंसिडर किया है श्रीलंका। तो ये कहां पे, तो राजस्थान, और यहां पे बहुत भयंकर दूर श्रीलंका। एक बार के लिए समझना, बात समझना। तो श्रीलंका की राजकुमारी कौन है? पद्मावती। उसके मम्मी का नाम क्या है? चंपावती। पापा का नाम क्या है? गंधर्व सेन। ठीक है भाई। अब इस रानी के पास में एक हीरामन तोता नाम से एक तोता है भाई। ये हीरामन तोता छोटा मोटा तोता नहीं है, ये बोलता है भाई एकदम बढ़िया, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे का वैसा ये बोलता है। एक बार क्या होता है, ये तोता उड़ जाता है, उड़ के चला जाता है, उड़ता उड़ता, है ना, पहुंच जाता है राजस्थान के आसपास जंगलों के अंदर। और जंगलों के अंदर ये ऐसे गुनगुना रहा है अपने हिसाब से, जो भी बोल रहा है, इसको बोलना है बोल रहा है ना। तो वो चीज देख लेते हैं रतन सिंह के सैनिक। रतन सिंह के सैनिकों को पता चलता है यार ये तो इतना खतरनाक होता है ना। तो वो सैनिक क्या करते हैं, फिर इस तोते को पकड़ लेते हैं। इस तोते को पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं कि देखो महाराज ये तो बोलने वाला तोता है। रतन सिंह काफी इंप्रेस होता है कि भाई बोलने वाला तोता है, बोल के सुना कुछ। तो बोल के सुनाता है कि रतन सिंह, तेरे राज्य में जितनी भी ये रानियां हैं, इतनी बदसूरत रानियां मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो रतन सिंह को तोते पे गुस्सा आ गया। तो तोते ने बोला, मतलब कि रतन सिंह ने ऑर्डर दिया कि भाई तोते की गर्दन उतार दो, तो बहुत गलत बात कर रहा है। तो तोता बोला यार प्रूफ ले लो, उसके बाद में गर्दन उतारना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो रतन सिंह को भी ऐसे हुआ कि चल भाई सुनता हूँ तेरी बात, बता क्या बात हो गई। तो बोला कि ये इतनी बदसूरत रानियां हैं कि इनके सामने जो मेरी राजकुमारी है, क्या नाम है मेरी राजकुमारी का? पद्मिनी। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसके रूप को देख के हर कोई पागल हो जाता है। अब रतन सिंह के भी ऐसे हुआ कि भाई तोता बोल रहा है तो इसकी बात मानते हैं। तो रतन सिंह को वो तोता फिर लेके चले जाता है कहाँ पे? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप के अंदर जब रतन सिंह पहली बार पद्मिनी को देखते हैं तो रतन सिंह को भी ये लगता है ओहो भयंकर भाई, मजा ही आ गया, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी नहीं देखी। इम्पॉसिबल, इतनी सुंदर कोई स्त्री कैसे हो सकती है। ऐसे माना जाता है कि वो जो पद्मिनी है वो अगर कुछ खाना पीना निगल रही है तो उसके गले से वो, मतलब जो भी खाना पीना कर रही है वो उतरते हुए दिख रहा है, चलता फिरता एक्सरे लग रखा है भाई, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को कुपोषित बोलेंगे भाई, जिनमें ये इजीली दिख पा रहा है ना। पान की पीक है वो जाती हुई अंदर दिख रही है, लाल कलर की सी, अच्छा ऐसे जा रही है ना। तो वो चीजें हैं। तो रावल रतन सिंह जो होता है वो काफी इंप्रेस होता है इस चीज से, और वो सन्यासी बन जाता है, साधु बन जाता है। वहां पे 7 साल तक जंगल के अंदर वो रह रहा है। सुनना मेरी बात, अब इस किताब के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको जो भी बातें हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा खुद से।
7 साल तक ये जंगल के अंदर रहता है। फिर एक दिन इसको यहाँ के सैनिक पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आप कौन हो, इतने बड़े सिद्ध पुरुष लगते हो हमें, आप हमारे साथ में चलो और राजा को भी अपने पराक्रम के बारे में बताओ। तो वो जाता है। फिर बाद में राजा गंधर्वसेन उनको बोलता है कि भाई आप इतने पराक्रमी, आप कहाँ से आए हो, और ये वो, आप इतने बड़े साधु सन्यासी कैसे बन गए। तो बोले भाई साधु सन्यासी तो आपकी बेटी ने बना दिया मुझे। तो बोले बेटी ने बना दिया, कैसे बना दिया। तो बोले कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मेरा नाम है रावल रतन सिंह और मैं मेवाड़ का राजा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। वो गंधर्व सेन भी सोचे कि भाई इतना बड़ा राजा है, मेवाड़ जो है छोटी चीज थोड़ी है। बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जत्र सिंह कभी दो दो लोगों को कूट रहा है ना, कभी तेज सिंह है वो भी हरा रहा है गयासुद्दीन बलबन को, और बाद में चित्तौड़ के ऊपर ही अपना राजपाट कर रहे हैं, तो छोटी चीज थोड़ी है। तो रतन सिंह के साथ में शादी करवा देते हैं पद्मिनी की। अब पद्मिनी आ जाती है रतन सिंह के साथ में कहाँ पे, अपने मेवाड़ में आ जाती है। और मेवाड़ के अंदर इस रतन सिंह के ही राज दरबार के अंदर एक आदमी है राघव चेतन। भैया थोड़ी सी तांत्रिक विद्या भी जानता है और ये ना गलत तरीके से ये इसके भी सौंदर्य में पागल हो जाता है, पद्मिनी के सौंदर्य में राघव चेतन भी पागल हो जाता है। और फिर ये बाद में उस पद्मिनी को हासिल करने के लिए तंत्र विद्या ये सब यूज करने की कोशिश करता है, बट पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाता है तो रतन सिंह इसको ब्राह्मण होने के नाते छोड़ देते हैं कि भाई ब्राह्मणों को नहीं मार सकते, तू भाग यहाँ से, किसी का काबिल नहीं है। तो राघव चेतन को भी ऐसे बुरा लगता है, बेइज्जती हो गई भाई, अपमान का बदला तो लेंगे, अगर पद्मिनी मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं, ये चीज इसके मन में रहती है। और ये जाता है किसके पास में, दिल्ली सल्तनत। उस दिल्ली सल्तनत का उस टाइम पे राजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑल्दो ये विलन है लेकिन मुझे काफी इंप्रेस करती है इसकी विक्ट्रीज जो है, या फिर इसके जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये राघव चेतन को बोलता है कि भाई हाँ बता भाई क्यों आए हो, महात्मा जो भी आप हो, है ना। तो ये बताता है कि भाई रतन सिंह के पास में बहुत सुंदर स्त्री है, पद्मिनी है, पद्मिनी वो भयंकर सुंदर है, तू देख लेगा तो घायल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अगर वो सही बात निकली तो तेरी बख्श दी जाएगी जान, वरना तेरे को मार दूंगा ऐसे फालतू काम में, मैं राजा हूँ, ऐसे उल्टी पुल्टी चीजों में तू मेरे को फंसाता है। तो भाई वो बोलता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझो मेरी बात को। तो ये रतन सिंह जो है इसके यहाँ पे जाके ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको घेराबंदी कर लेता है। बाद में घेराबंदी करने के बाद में रतन सिंह को पकड़ भी लेता है। रतन सिंह को पकड़ने के बाद में रतन सिंह को छुड़वा भी ले जाता है। छुड़वाने के बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी जो है थोड़ा सा दोस्ती वोस्ती करता है, बोले कि भाई छोड़ो यार, लड़ाई वड़ाई झगड़े में क्या पड़ा है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह घर पे बुलाता है कि भाई आओ जिमो सा, मजे करो, खाओ दाल बाटी चूरमा। तो ये बोलते हैं भाई दाल बाटी चूरमा नहीं, मेरे को आपकी पत्नी देखनी है। रतन सिंह को फिर से गुस्सा आ जाता है, बोला कि भाई मेरी पत्नी को देखेगा, अरे ये वो इतनी अपमानजनक बात कैसे करी तूने। फिर बाद में रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी को भगा देता है। वो आपने मूवी देखी है मेरे से, आप क्यों मूवी की स्क्रिप्ट देख रहे हो, फिर से देख लो जाके। तो होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है रतन सिंह पे अटैक कर देता है, लेकिन जो रानी पद्मावती है वो इसके हाथ नहीं लगती है और वो जोर वगैरह कर लेती है। वो बात मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो इस प्रकार से रतन सिंह जो है उसका खेल खत्म कौन कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। और राघव चेतन जो है वो उसको भी मार दिया जाता है। ये सब बातें, ये कहानी है इसके बारे में। अब ये कहानी इतनी बेवकूफ़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है। पहली चीज़ तो ये कि पद्मिनी जो है उसके बारे में बहुत से हिस्टोरियन ने तो जिक्र ही नहीं किया। उस टाइम के हिस्टोरियन जो है ना, 1540 में एक इंसान ग्रंथ लिख रहा है, पद्मावत ग्रंथ लिख रहा है। 1303 की घटना है एक तरीके से, 1302 1303 तक ही राज करता है। तो कितने टाइम पीरियड बाद में किए, 238 एक साल बाद में कोई आदमी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 238 साल पहले अपने पूर्वजों के बारे में लिखो, आप कितना लिख दोगे, ये लिख दोगे कि मेरे पूर्वज इस प्रकार से प्रेम करते थे, वो इतनी सुंदर स्त्री थी, मेरी दादी परदादी सरदादी पता नहीं कौन सी दादी है, इतनी भयंकर सुंदर थी, ये वो, इतनी बातें कहां से कर दोगे आप। तो कवि है, कवि ने उपमाएं उपमाओं में अंदर वो बह गया भयंकर तरीके से। और 7 साल रह लिया वो श्रीलंका के अंदर, या जो भी सियल द्वीप है वहां पे, उसका तो कार्यकाल ही 1302 से 1303 तक बताते हैं जितने भी हिस्टोरिक जो प्रूफ्स हैं वो। तो ये काफी बेसलेस लगती है। और रानी पद्मिनी जो है उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि बेसिकली ये पुगल की राजकुमारी थी भाई। पुगल वैसे आज की तारीख में तो बीकानेर में पड़ता है, वैसे जैसलमेर के अंदर पड़ता था। तो पुगल जैसलमेर लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है इसमें, आपको नहीं लिखना है कुछ भी। वहां की ये रानी थी, तो वो भी दूरी पड़ती है भी जगह है ना। तो उस टाइम पे तो ये माना जाता है कि ये पुगल की राजकुमारी है। काफी सारे ग्रंथ है इस चीजों को प्रूव भी करते हैं कि भाई तू पुगल की क्या है, राजकुमारी है। और उसके बारे में ऐसे मतलब बोला भी जाता है कि पुगल री पद्मिनी तू रानी री सिरमौर, है ना। तू मतलब रानियों के अंदर सिरमौर है, मतलब क्योंकि ये रतन सिंह की रानी बनी है। तो रतन सिंह जो है मेवाड़ का राजा है, मेवाड़ सबसे वर्चस्व के अंदर है उस टाइम पे। तो उसको बोला जाता है कि किसकी, पुगल री पद्मिनी।
उसको पुगलरी पद्मिनी मेंशन किया जा रहा है ना। तू रानी सिरमौर, जैसलमेर तू जन्म लियो, परनीगढ़ चित्तौड़। अब हमारा कोई इंसान इसके बारे में लिख रहा है, वो बात सही है, यूपी में बैठा इतनी दूर कोई इस प्रकार से 200-250 सालों बाद में लिख रहा है, वो चीज सही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसी है। तो और ये हो सकता है उसकी ब्यूटी एक छोटा मोटा रीजन रह गई होगी अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब ये चीज हासिल करनी है कि भाई उसकी रानी सुंदर होगी मे बी। पर जिस प्रकार से इसने सुंदर बताई है, हीरामन तोता जोड़ दिया यार, है ना, बोलने वाला तोता, मैंने तो नहीं देखा। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऐसी बातें, चलो ठीक है, किसी के धर्म की बात नहीं करते, ऐसे चमत्कार जैसी बातें है ना, ये तीर चलाया हुआ ऐसे हो गया, साइंटिफिकली वो चीजें कैसे पॉसिबल है ना। अगर पॉसिबल भी है तो वो साइंटिफिकली बहुत भयंकर एडवांस टाइप के लोग थे, या जिनको हम कहते हैं ना पुराने जमाने में, इसके पास शराब देने की शक्ति थी, इसके पास ये शक्ति थी। तोता नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, ये तो और पुराना तोता है, 1300 साल ये है, 1300 ईस्वी के टाइम का तोता है, इसका इवोल्यूशन भी इतना ढंग से नहीं हुआ होगा, तो ये तो और भी नहीं बोल पाता होगा, और एकदम बोलता है, ऐसा तोता है। तो ऐसी चीजें क्या करती हैं इनको, मतलब रिजेक्ट करती है ऐसी स्टोरीज को। अब रियल रीजन क्या रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया चित्तौड़ के ऊपर, वो ये रीजन नहीं है पद्मावती के चक्कर में अटैक कर दिया, ठीक है, चलिए बात बात मान लेते हैं, स्टोरीज के अंदर लिख रखा है। एक सेकंड बना प्लीज आप देखो क्या क्या कारण रहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर अटैक किया या चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया। आप लिखना रीजंस ऑफ अलाउद्दीन्स अटैक ऑन चित्तौड़। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, ठीक है। सबसे पहली बात, चित्तौड़ एक छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, बात समझिए आप, मैंने पहले भी बताया अभी आपको, जैत्र सिंह दो बार हरा रहा है दिल्ली सल्तनत के राजा को, तो चांसेस नहीं है क्या एक और बार हरा दिया जाए। वो जो भूताला का युद्ध कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1225 की बात है, 1248 में भी फिर से हरा रहा है ना, तो फिर से हराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेवाड़ एक पनपती हुई, एक उभरती हुई चीज है, तो उसको अगर कंट्रोल में ले लिया जाए तो फायदा ही है। और कौन राजा नहीं चाहता कि उसके एम्पायर में या साम्राज्य में वृद्धि हो, हर राजा यही चाहेगा, है ना। एलोन मस्क आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन क्या वो रुक गया क्या, वो और भी पैसा कमाया जा रहा है, और भी कमाया जा रहा है। अब उसका पैसा कमाने का अर्थ इतना ही है कि वो अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो वैसे ही हर राजा अपने साम्राज्य को और स्ट्रांग बनाना ही चाहता है, इसलिए एम्पायर एक्सपांशन करना जरूरी है। तो आप पहला लिखना रीजन एम्पायर एक्सपांशन। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ये एक जन दुर्ग है, चित्तौड़ एक जन दुर्ग है, और उस टाइम पे जब ये अटैक कर रहा था, उस टाइम पे मंगोल के लोग, मंगोली जो लोग है ना, वो अटैक कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी का जो दिल्ली वाला किला है इतना सेफ नहीं लगा इसको, और इसको ये इधर वाला किला दिखा कि भाई इतना सुरक्षित किला, इतना घुमावदार रास्ते हैं, जन दुर्ग है, इसके अंदर ही सब कुछ है, पीने का पानी है, खेती करने के लिए, तो मंगोलों से बचने के लिए काफी सेफ्टी मिल सकती है, वरना ये तो मार के भगा देंगे। इस रीजन से भी ये चाहता है कि भाई एक रणनीतिक रूप से, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है, हाइट होने की वजह से और इतना सिक्योर होने की वजह से। तो आप सेकंड लिखना, ड्यू टू द हाइट एंड सिक्योरिटी, या फिर आप लिखना हाइट एंड सिक्योरिटी, हाइट एंड सिक्योरिटी ऑफ चित्तौड़ वर हाई, हाइट एंड सिक्योरिटी ऑफ चित्तौड़ वर हाई, वर हाई। सो चित्तौड़ was important according to strategic point of view. चित्तौड़ was important according to strategic point of view. ऊंचाई तथा
सुरक्षा के मामले में, ऊंचाई तथा सुरक्षा के मामले में, ऊंचाई तथा सुरक्षा के मामले में चित्तौड़ काफी, चित्तौड़ काफी चित्तौड़ काफी सुरक्षित, सुरक्षित सुरक्षित किला था। अतः यह रणनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से काफी, काफी उत्तम, उत्तम किला है, उत्तम किला है। ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, यहां पे पड़ता है दिल्ली और यहां जाना है गुजरात। तो दिल्ली से गुजरात जाओगे तो बीच के अंदर आएगा आपका मेवाड़। ठीक है। अगर गुजरात से आपको जाना है मालवा तो भी बीच के अंदर आता है मेवाड़। तो मेवाड़ काफी इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली से गुजरात और मालवा क्यों जा रहे, कोई बस स्टार्ट करनी है क्या अलाउद्दीन को? ना, बस स्टार्ट नहीं करनी। दिल्ली से गुजरात काफी ट्रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुजरात के पास में काफी सारे बंदरगाह हैं, बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और मालवा के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज वगैरह हो गए या फिर खेती वगैरह हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात से भी, मतलब मालवा से भी तो गुजरात जाना है, तो मालवा का मटेरियल जो है वो भी तो गुजरात पहुंचाना है। इसलिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन है? मेवाड़ इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेड रूट हो गया एक प्रकार से, है ना, व्यापारिक रास्ता या व्यापारिक मार्ग। और इस व्यापारिक मार्ग को कैप्चर अगर अलाउद्दीन कर ले तो ना तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स वगैरह या कुछ भी है, ना ही उसको किसी खतरे से डरने की जरूरत है। कोई अटैक भी तो कर सकता है। अगर वो अपना सामान लेके जा रहा है, सोना लेके जा रहा है बाहर, और उसको अटैक कर दिया जाए मेवाड़ के अंदर, कैसी रहेगी भी राजा जी? तो आप थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, चित्तौड़ ऑन, चित्तौड़ वॉज, चित्तौड़ वॉज या चित्तौड़ वॉज ऑन द ट्रेड रूट, ट्रेड रूट from Delhi to, from Delhi to मालवा एंड गुजरात। दिल्ली से मालवा चले जाओ या गुजरात चले जाओ, ये ट्रेड रूट के अंदर है, इसलिए इसको कैप्चर करना जरूरी है। सो दैट कैप्चरिंग चित्तौड़ वॉज इंपॉर्टेंट, सो दैट कैप्चरिंग चित्तौड़ वॉज इंपॉर्टेंट। चित्तौड़ हिंदी वाले लिखना, चित्तौड़ दिल्ली से मालवा व गुजरात, दिल्ली से मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था, बीच में पड़ता था। अतः अतः चित्तौड़ पर कब्जा करना, चित्तौड़ पर कब्जा करना काफी जरूरी था, काफी जरूरी था। देखो भाई, मैंने आपको समर सिंह का नाम बताया जो रावल रतन सिंह के पिताजी हैं। समर सिंह के पिताजी 1299 के अंदर, 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात जा रहा है। इसको गुजरात जाना है, कहीं पे अटैक करना है। मैंने आपको अभी बताया दिल्ली से अगर गुजरात जाना है तो मेवाड़ बीच में आएगा। ये अटैक करने जा रहा था, उस टाइम पे मेवाड़ के अंदर समर सिंह की सेना ने इसको रोक लिया। अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि भाई साहब यू आर नॉट अलाउड टू गो। अलाउद्दीन ने बोला यार अलाउद्दीन को अलाउ नहीं है। तो बोले बताइए क्या चाहते हैं आप मुझसे? तो बोला टैक्स देना पड़ेगा, इज्जत से नहीं जाना देंगे, टैक्स देके जाना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के भी ऐसे हुआ यार, एकदम खतरनाक लोग हैं, मैं दिल्ली का सल्तनत का राजा हूँ, मेरे से ही टैक्स ले रहे हैं। कोई ऐसे स्टाफ वाला कमीशन भी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, कंडक्टर, बस कंडक्टर ऐसे बोलते हैं कई। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया था मेरे को एक बार अपना डार्क सीक्रेट कि उसने बस के अंदर, वो गया था रोडवेज बस के अंदर, उसके पास में पैसे थे नहीं, तो उसने बोल दिया स्टाफ हूँ। तो और लकीली उस दिन उसको कोई चेक भी नहीं किया और उसको जाने दिया, तो उसके पैसे भी नहीं लगे और इजीली चला गया। तो ऐसी कोशिश कर रहा था बेचारा अलाउद्दीन भी, लेकिन उसको बोला कि नहीं स्टाफ कुछ नहीं है, टैक्स देके जाना पड़ेगा। तो ये टैक्स देता है भाई बेचारा, जबरदस्ती टैक्स देना पड़ता है इसको। और फिर बाद में गुजरात को लूट लाट के अपने पैसे तो कमा लेता है, बट फिर भी बेइज्जती तो हो गई राजा की। और राजा के ऐसे भी हो जाए कि यार दिल्ली सल्तनत से कोई टैक्स ले रहा है, आज कल टैक्स ले रहा है, आज दिल्ली पकड़ लेगा, क्या पता गिरिबान पकड़ लेगा, है ना। तो इसको कंट्रोल में करना जरूरी है और बदला भी हो जाएगा एक प्रकार से पूरा। तो 1299 में समर सिंह ने क्या कर लिया था? टैक्स ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी से।
आप लिखेंगे इसके बारे में। इन 1299 AD, in 1299 AD, Alauddin was going to attack on Gujarat. Alauddin was going to attack on Gujarat, and Samar Singh of Mewar, Samar Singh of Mewar, took या collected tax from Alauddin, collected tax from Alauddin. So he wanted to take revenge. अब मैंने आपको बताया भी था, जयतर सिंह इसको हरा रहा है, 2 बार हरा रहा है ना ऐसे, और समर सिंह भी जो है टैक्स वैक्स ले रहा है, ऐसे बेइज्जती हो रही है। तो ये कौन पनप रहा है? मेवाड़ पनप रहा है। और अगर एक साम्राज्य के अंदर, दिल्ली ऑलरेडी एक साम्राज्य है, उसके अंदर एक बड़ा साम्राज्य और पैदा हो जाए तो मुसीबत नहीं खड़ी हो जाए क्या दिल्ली वालों के लिए? तो ये नहीं चाहता कि कोई मुसीबत खड़ी हो, यानी कि ये मेवाड़ की बढ़ती हुई पावर को या इंक्रीजिंग पावर को कंट्रोल करना चाहता है। तो आप नेक्स्ट लिखना, पावर ऑफ मेवाड़ was increasing and Alauddin wanted to control it, मेवाड़ की शक्तियां काफी बढ़ रही थी, जिन्हें अलाउद्दीन रोकना चाहता था, नियंत्रण में लेना चाहता था या रोकना चाहता था। फिर एक लास्ट छठा रीजन भी लिख दो जो आपको काफी दिलचस्प लगता है, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। लिख दिया, पद्मिनी की सुंदरता। ये कुछ एक कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी को अटैक करना पड़ गया, किस पे? चित्तौड़ के ऊपर। 1303 के अंदर अटैक होता है। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, 1303 के अंदर अटैक होता है, लेकिन रावल रतन सिंह को पता है मेरी सेना बहुत छोटी है, जीत तो नहीं पाएंगे। जब किसी साम्राज्य को या किसी राजा को यह पता चल जाए कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मेरी तो मृत्यु तय है, ठीक है, हमारा हारना तय है, हमारी मृत्यु तय है, कलंक लगने की बजाय वो ये करते हैं कि जैसा भी लड़ा जाए युद्ध करेंगे, शत्रु को इतना नुकसान। अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि भाई मान लो आप कहीं जा रहे हो, 2 दोस्त, ठीक है, और आपको 10 गुंडों ने घेर लिया, अब आपको ये पता है कि आप बचोगे तो नहीं, आपकी तो कुटाई तो होगी, डेफिनेट सी बात है, वो आपको कूट के ही छोड़ेंगे घर पे। लेकिन आप उनको क्या बोल सकते हो? आप अपने मन में ये रख सकते हो कि भाई ये हमें मारेंगे, ये तो तय है, मैं जान से मारने की बात नहीं कर रहा, पीटेंगे भाई, ये हमें पीटेंगे, ये तो तय है, लेकिन हम भी इनको पीटेंगे, भले एक का भी सर फोड़ दें या फिर एक की भी आंख फोड़ दें या गोडे तोड़ दें, कुछ भी कर दें, इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो ये मेंटेलिटी समझ लो भले, या फिर शत्रु को कमजोर कर दिया जाए ताकि आगे आने वालों से या किसी और से युद्ध करे तो शत्रु के पास में भी सेना कम बचे। इन सब रीजंस की वजह से राजा जो होते थे वो भाई साहब युद्ध के अंदर उतर जाते थे, उनको पता है मृत्यु निश्चित है, हार निश्चित है। तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं साका। इस साका में 2 चीज आती है, एक चीज को बोलते हैं जौहर, दूसरे को बोलते हैं केसरिया। क्या है भाई ये दोनों चीजें? समझते हैं। देखो, जैसे रावल रतन सिंह को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो तो नहीं जीतने देगा, हारूंगा उससे 100% श्योर है, तो ये क्या करते थे, राजा महाराजा राजपूत जो है इंडिया के, ये केसर कलर के कपड़े पहनते थे, केसरिया पगड़ी वगैरह पहन के उतर जाते थे। किसी युद्ध के अंदर शत्रु लड़ रहा है और केसरिया कलर की पगड़ी वाले लड़ रहे हैं ना, तो ये समझ जाना कि वो जीतेंगे तो नहीं केसरिया वाले, वो मृत्यु को गले लगाने आए हैं, लेकिन वो शत्रु का नुकसान करने आए हैं। तो ये करने चले जाते हैं केसरिया। और पीछे से जो महिलाएं बसती हैं महल के अंदर या किले के अंदर, वो महिलाएं जो है वो क्या करेंगी भाई? या तो सती हो सकती, सती होने के लिए तो उनके पति चले गए हैं भाई, लेकिन सती नहीं होती है, वो क्या करती है, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। ऐसा वो क्यों करती है भाई? पति मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है, आप तो जिंदा रहो। नहीं, मध्यकालीन इतिहास के अंदर जितने भी ये तुर्क रूलर्स थे, इवन अलाउद्दीन खिलजी है या अकबर है, कोई भी हो भले, ये क्या करते थे, अगर इनके कोई महिलाएं हाथ लग गई, इंडियन महिलाएं या फिर हिंदू महिलाएं हाथ लग गई या रानियां हाथ लग गई, अगर इनके काम की है तो वो अपने पास रख लेते थे, अदरवाइज वो उनको बेच देते थे भाई, बेच देते थे, दासी बना लेते थे, नौकरानियां बना लेते थे, या फिर उनके साथ में यौन दास था, मतलब दास बना लिया भाई, यौन दास बना लिया कि भाई एक प्रकार से प्रोस्टिट्यूशन करवाना या फिर है ना उनका यौन उत्पीड़न करना, सेक्सुअल हरासमेंट जिसको कहेंगे, वो चीजें उनके साथ में हो। अब एक बात सोचो यार, किसी
किले की रानी है, किसी एरिया की या किसी राज्य की रानी है, उसके साथ ऐसा बर्ताव हो जाए, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता, ना तो राजा सोच सकता है, ना वहां की प्रजा सोच सकती है, ना ही वो रानी स्वयं। किसी भी महिला को ये पता चल जाए कि अब वो इतनी मजबूर है कि वह खुद को बचा नहीं सकती है, उसको कोई ना कोई पकड़ लेगा, बेच देगा, उसके साथ में यौन उत्पीड़न करेगा या कुछ भी करेगा, इससे अच्छा कोई भी महिला या कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि यार मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है, इतनी गंदी जिंदगी मिलेगी मेरे को आगे फ्यूचर में जाके, मरने में तकलीफ जरूर होगी लेकिन अंत हो जाएगा इन चीजों का, ये चीजें मेरे को नहीं देखनी पड़ेगी लाइफ में। वो क्या करती हैं महिलाएं, पीछे से अग्नि के अंदर, अग्निकुंड के अंदर खुद को समर्पित कर देती है। इस चीज को बोलते हैं जौहर। महिलाओं ने किया जौहर और पुरुषों ने किया केसरिया। हम राजस्थान के अंदर ये भी देखेंगे कि रणथंभौर के दुर्ग के अंदर महिलाएं कुएं के अंदर कूद जाती है, उस चीज को बोलते हैं जल दुर्ग, जल जौहर, है ना। तो जल जौहर भी हो सकता है। जौहर बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड टर्म है जिसके अंदर वो अपनी जान कुर्बान कर देती है, करेंगी भाई क्या करेंगी। और पुरुष को जो होते हैं वो केसरिया साफा बांध के लड़ने चले जाते हैं, और इस चीज को बोलते हैं साका। अगर किसी साम्राज्य में साका हो रहा है यानी कि उसमें दो चीजें हो रही है, जौहर हो रहा है, केसरिया भी हो रहा है, अर्ध साका जैसी चीज भी होती है कहीं पे, अगर केसरिया हो सिर्फ और सिर्फ तो उसको अर्ध साका कह सकते हैं। खैर वो बाद की बातें कर लेंगे फ्यूचर में। तो चित्तौड़ के अंदर होगा भाई अब क्या, साका होगा। क्यों होगा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है बहुत बड़ी है, उससे जीत पाना राव रतन सिंह के बस की बात उस टाइम पे थी नहीं। तो राव रतन सिंह केसरिया कर लेते हैं, और जो रानी पद्मिनी है वो 1600 रानियों के साथ में, 1600 महिलाएं फीमेल है ना, उनके साथ में क्या कर लेती है। ये फीमेल का सिंबल अभी आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो। और जो रावल रतन सिंह है वो क्या कर लेता है, केसरिया। ये घटना है 26 अगस्त 1303 की। इस दिन अलाउद्दीन खिलजी जो होता है फिर वो दुर्ग को भी कैप्चर कर लेता है ना। और बाद में की बातें आगे हम करेंगे, तो आप लिखना एक बार के लिए छोटा सा। इन 1303 एडी, इन 1303 एडी फर्स्ट साका, और ये चित्तौड़ का भी पहला साका। इससे पहले चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर कोई साका नहीं हुआ है ना। इट वॉज साका, और भी हुए, राजस्थान के बहुत साके हुए हैं ना, तो ये राजस्थान का पहला नहीं है, चित्तौड़ का पहला है। लिखना इट इज सॉरी या इन 1303 AD, in 1303 AD first Saka of Chittor happened, first Saka of Chittor happened, and happened in which Padmini committed Johar, along with 1600 women, and Raval Ratan Singh led केसरिया। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखना, गोरा एंड बादलवर। गोरा एंड बादल दो आदमियों के नाम है, जैसे बालक और वदन देखा था ना, वैसे ही गोरा एंड बादल वर कमांडर्स ऑफ रतन सिंह, वर कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। हिंदी में लिखना 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका होता है, चित्तौड़ का पहला साका होता है, जिसमें रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, तथा रावल रतन सिंह केसरिया का नेतृत्व करता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना, गोरा तथा बादल रतन सिंह के सेनापति थे, ठीक है। होता यह है 26 अगस्त को साका होता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कैप्चर कर लेता है किसको, चित्तौड़ के दुर्ग को कैप्चर कर लेता है। इसके हाथ लगती है धूल, ना तो इसके रतन सिंह से कुछ फायदा हुआ, ना ही इसको पद्मिनी देखने के लिए मिली, या फिर जो भी इसके इंटेंशन थे वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो उसको गुस्सा आता है और ये गुस्सा निकालता है चित्तौड़गढ़ की आम जनता पे। मैंने आपको बोला था ये जन दुर्ग है, वहां पे पुरुष और महिलाएं, प्रजा भी रह रही है एक प्रकार से,
तो उधर की जो प्रजा है उसके टोटल 30,000 लोग, उन लोगों का कत्लेआम हो जाता है। इतना घिनौना कांड होता है। 30,000 सोच के देखो एक बार आप, एक कमरे में या एक एरिया में 100 लोग भी हो ना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हजार हजार बच्चे भी या फिर 1,000 लोग भी एक बहुत बड़ी चीज है। 1,000 नहीं, 30,000, ऐसे 1,000 30 बार काटने, तो 30,000 लोगों का कत्लेआम कौन करवा देता है? अलाउद्दीन खिलजी, फ्रस्ट्रेशन में भी। और फिर बाद में अपने बेटे खिज्र खां, उसका बेटा है खिज्र खां, उसको बोलता है कि ले तू संभाल, मैंने किया है इसको, क्या बोलते हैं, चित्तौड़ को बर्बाद, तू कर इसको आबाद। और ये चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके चला जाता है खिजराबाद। तो आप लिखना इसके बारे में, लिखना आफ्टर द साका, आफ्टर द साका, आफ्टर द साका, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़ एंड massacred and massacred 30,000 innocent people, 30,000 innocent people in Chittod fort, in Chittod fort. Later on he handed over Chittod, later on he handed over Chittod to his son Khizr Khan, Khizr Khan, and renamed Chittod as Khizrabad, and renamed Chittod as Khizrabad। ठीक है, बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है भाई, आ गई होगी। हिंदी वाले लिखना, साके के पश्चात, एक सेकंड रुकना भाई, साके के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर लेता है, चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर लेता है तथा तथा दुर्ग में उपस्थित 30,000, दुर्ग में उपस्थित 30,000 निर्दोष व्यक्तियों को या निर्दोष लोगों को, मतलब लोगों का कत्लेआम, लोगों का कत्लेआम करवा देता है, कत्लेआम करवा देता है तथा चित्तौड़ दुर्ग या चित्तौड़, चित्तौड़ अपने बेटे खिज्र खां को सौंप कर, चित्तौड़ दुर्ग अपने बेटे खिज्र खां को सौंप कर चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है। ठीक है, अब ये बात आपको कैसे पता चली कि ये चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है? तो यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर एक धाईबी पीर की दरगाह है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं भाई, धाईबी पीर, धाईबी पीर की दरगाह। उस दरगाह के अंदर फारसी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है, फारसी अभिलेख है ना, जैसे आलू रावल के लिए देखा था ना हमने कि कौन से सारणेश्वर, शक्ति कुमार वाले ये सब अभिलेख और वो जो भी है प्रशस्तियां, तो फारसी भाषा के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ये चित्तौड़ को खिजराबाद लिखा हुआ है। तो आप लिखना, लिखना इन पर्सियन इंस्क्रिप्शन, इन पर्सियन, फारसी को इंग्लिश में पर्सियन बोल सकते हैं। इन पर्सियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दाइबी पीर दरगाह, इन पर्सियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दाइबी पीर दरगाह चित्तौड़ was mentioned as, चित्तौड़ is mentioned as खिजराबाद, चित्तौड़ is mentioned as खिजराबाद। हिंदी वाले लिखना, दाइबी पीर की दरगाह, दाइबी पीर की दरगाह के, दाइबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, दाइबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, फारसी अभिलेख में चित्तौड़ को खिजराबाद कहा गया, चित्तौड़ को खिजराबाद कहा गया है। अब एक खिज्र खां जो है वही चीज है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई अपना बच्चा सौंपता है कि भाई ले 2 मिनट खिला ले मेरे बच्चे को ना, और गलती से वो आपका
आपसे वो बच्चा गिर जाता है, कैसे गिर गया, उसका लोटा भिड़ जाता है ना, लोटा सिर को कहते हैं ना, वो भिड़ भिड़ गया भाई, खून आ गया उसके। तो आप भी ऐसे भाई उसकी मम्मी मम्मी या पापा जिसने भी आपको दिया उसकी तरफ ऐसे होता है ना, एक गिल्टी वाली स्माइल की तरफ से देखते हुए, सॉरी यार ऐसे ना गलती हो गई इस टाइप से। तो वैसे ही खिजरा, खिजर कहाँ है बेचारा, उसका बाप इतने लोगों को सल्टा के चला गया, वो करे क्या, बैठा बैठा इधर इधर टाट में गुजली कर ली, इधर चला गया उधर चला गया, अपनी जान में लोगों से बातें कर रहा है ना। तो इसको एक जच गई कि यार कुछ काम कर जाते हैं यहाँ पे वरना लोग छोड़ेंगे नहीं। तो एक गंभीरी नदी है ना, मैंने आपको बताया था राजस्थान जियोग्राफी जब मैंने आपको पढ़ाई थी कि गंभीरी और आयड है, उन दोनों के संगम के ऊपर स्थित है चित्तौड़ का दुर्ग। तो इस गंभीरी नदी के ऊपर इसने एक पुल बनवाया था भाई, पुल या ब्रिज। काम तो कर जाओ, वही है ना। तो बाप काम बिगाड़ के गए, आप सुधार लो थोड़े बहुत, तो लिखना है इसके बारे में। ही बिल्ड या फिर खिज्र खां बिल्ड ए ब्रिज ओवर या फिर ए ब्रिज ऑन रिवर गंभीरी। खिज्र खां गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाता है। फिर इसका कोई एक खास आदमी है, उसकी मृत्यु होती है भाई, उसके नाम पे एक मकबरा लगवाता है। आदमी से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमें, उस मकबरे के ऊपर जो लिख रखा है उससे इंपॉर्टेंस है। सुनना, इस मकबरे के ऊपर फारसी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को 2-3 टाइटल मिले भाई। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को बोला गया कि अलाउद्दीन खिलजी तो सेकंड अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर कौन है, सिकंदर। सिकंदर वो है जिसने पूरा विश्व जीत लिया था, है ना, ऐसा है क्या। तो दूसरा सिकंदर कौन है, दूसरा अलेक्जेंडर कौन है, वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद को बोलता था कि भाई मैं दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी। मैंने आपको बताया था जब मैंने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करी थी कि सानी का शब्द का अर्थ होता है दूसरा। तो सिकंदर सानी कौन मानता है खुद को, अलाउद्दीन खिलजी। और ये बात कौन लिखता है, उस मकबरे के ऊपर खिज्र खां लिखवाता है अपने पापा के बारे में कि मेरे पापा तो सिकंदर सानी है या फिर सेकंड अलेक्जेंडर है। और इसके अलावा क्या लिखवाता है, वो लिखवाता है कि ही इज डिवाइन शेडो, यानी कि वो क्या है, एक ईश्वर की छाया है भाई। ईश्वर के बाद में जैसे मान लेते बोला कि भाई मैं मान लो एक बहुत ही पराक्रमी आदमी हूँ, भयंकर इतना मतलब इतना डिजायरेबल इंसान हूँ, हर कोई चाहता है कि भाई आकाश से बात करे या मेरे को भगवान मान लिया जाए एक प्रकार से। अगर मैं इंपॉर्टेंट हूँ तो मेरी तो छाया भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही सिकंदर, ये क्या हुआ सिकंदर का नाम, अलाउद्दीन खिलजी जो है भगवान के बाद में या अल्लाह के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसान है तो वो अल्लाह की छाया है, तो ये अपने आप को ईश्वर की छाया मानता है। तो ये बात कौन लिखता है, खिज्र खां लिखता है। अगेन अपने पापा की बढ़ाई कर दी। तो दूसरी चीज ये है, अभी लिखना मत आप, मैं बता दूंगा। तीसरी चीज ये लिखता है कि ये तो डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड है, मेरे पापा पापा थोड़ी है, संसार के रक्षक है भाई, ये तो संसार के रक्षक, हट जाऊंगा मैं, संसार के रक्षक है भाई ये तो। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं इसके बारे में। तो ये चीजें किसमें लिख रखी है, एक मकबरे के ऊपर लिख रखी है, जो मकबरे के अंदर फारसी भाषा में लिख रखा है। लिखना खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां ने एक मकबरे का निर्माण करवाया, खिज्र खां ने एक मकबरे का निर्माण करवाया, चित्तौड़ के अंदर हुआ भाई, ऑब्वियस सी बात है। मकबरे का निर्माण करवाया जिसमें फारसी भाषा में, जिसमें फारसी भाषा में अलाउद्दीन खिलजी को निम्न नामों से बुलाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को निम्न नामों से बुलाया गया है, वो नाम लिख लो आप डायरेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी बराबर करके लिखना सेकंड सिकंदर, या सेकंड सिकंदर हिंदी वाले लिख रहे हैं ना, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक, संसार का रक्षक, संसार के रक्षक मत लिखना भाई, संसार का रक्षक। खिज्र खां बिल्ट ए टूम्ब, है ना, टॉम्ब नहीं बोलते इसको, टूम्ब बोलते हैं ना, अंग्रेजी ऐसी है भाई, मैं क्या करूं। खिज्र खां बिल्ट ए टूम्ब, टूम्ब on which Alauddin Khilji is mentioned, Alauddin Khilji is mentioned by following names, in Persian language, mentioned by following names in Persian language। और वो कौन से नाम है लिख लो भाई जल्दी से। सेकंड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, डिवाइन शेडो, तीसरा नाम लिखेंगे आप डिफेंडर ऑफ द वर्ल्ड या फिर डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां को ऐसे हो गया कि यार यहाँ पे रह तो रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा,
और लिटरली में यार 30-30 हजार लोगों को आप मार दोगे तो आपसे कोई सिंपैथी रखेगा क्या? नहीं रखिएगा। तो खिजर खां को समझ में आ गया यहाँ पे टिक तो नहीं पाऊंगा ज्यादा दिन तक, तो अपने पापा को बोलता है कि भाई, और दूसरा इसके पास एक रीजन भी रहता है, इसकी कोई मतलब ऐसे प्रेमिका रहती है, इसके चक्कर में भी वो यहाँ नहीं रहना चाहता, प्रेमिका कहीं और है, तो प्रेमिका के पास जाएगा अगला। एक किताब है उसके अंदर मेंशन भी किया हुआ है। तो खैर छोड़िए, खिजर खां बेसिकली बात यह कि चला जाता है यहाँ से 1313 के अंदर। 1313 के अंदर खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी खिजर खां को तो बुला लेता है और अपने एक आदमी, खिजर खां ने या फिर क्या नाम है इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम पे जालोर पे अटैक किया था भाई एक बार। जालोर का जो राजा है उसका एक भाई है मालदेव सोनगरा, जालोर के राजा का भाई बोल रहा हूं मैं, मालदेव सोनगरा। ये मालदेव सोनगरा बोलता है यार मैं तो कोई जालोर के साथ में नहीं, मैं तो तेरे साथ में हूँ। इसके मोटी मोटी मूछ थी, एकदम बड़ी बड़ी मूछ, इसलिए इसको बोलते हैं मूछ वाला मालदेव, है ना, भयंकर बड़ी बड़ी मूछ थी, मूछों के ताव देता था। और अलाउद्दीन खिलजी को बावड़ा बना के रखा कि भाई मैं तो तेरी साइड हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार एक ऐसे हिंदू रूलर या हिंदू राजपूत रूलर को भेज देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़े लोग भी, थोड़े सेंटिमेंट्स उनके हर्ट नहीं होंगे और वो ढंग से हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारा रूल भी चल जाएगा चित्तौड़ पे। और खिजर खां कितना कर लेगा यार, ऐसे फालतू में गर्लफ्रेंड से लगा रहता है एनी टाइम। तो ये मालदेव सोनगरा को साम्राज्य सौंप दिया जाता है चित्तौड़ वाला, बाद में वापस छीन जाएगा, वो एक अलग बात है। तो आप एक बार लिखना, आफ्टर सम टाइम इन 1313 एडी, 1313 एडी है ना, आफ्टर सम टाइम इन 1313 एडी चित्तौड़ वॉज गिवन टू मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा ब्रैकेट में प्लीज लिखना मूछाला मालदेव, जैसा लिख रखा है हिंदी में वैसा उतार। पूछा जाता है भाई मूछाला मालदेव कौन है, तो मालदेव सोनगरा, मूछाला मालदेव। ऑफ जालोर, आफ्टर सम टाइम इन 1313 एडी चित्तौड़ वॉज गिवन टू मालदेव सोनगरा, ब्रैकेट में लिखेंगे मूछाला मालदेव, फिर आगे लिखना ऑफ जालोर, मूछाला मालदेव ऑफ जालोर। ठीक है, ये लिख लो आप एक बार, हिंदी वाले लिखना। कुछ समय बाद 1313 ईस्वी में, 1313 ईस्वी में चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा, ब्रैकेट में लिखना मूछाला मालदेव, मालदेव सोनगरा को दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। चलिए भाई, अब ये जो भी चित्तौड़ पे अटैक हुआ, साका हुआ, ये बातें हुई, ये किस में लिख रखी है, तो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक आदमी है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, खुसरो भाई। इस अमीर खुसरो की एक किताब है जिसका नाम क्या है, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फुतूह, या फिर इसी किताब का दूसरा नाम और है तारीख ए अलाई। फारसी भाषा जो होती है वो थोड़ी उल्टी पढ़ने में होती है, तारीख ए अलाई, अलाई से मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की तारीख यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन, एक प्रकार से ये बात ये कहना चाह रही है। और उस शासन के अंदर अमीर खुसरो ने क्या लिखा है कि अटैक हुआ है किस पे, चित्तौड़ के ऊपर, वहां पे साका होना मतलब हो गया, क्योंकि वो उसके पास में कुछ करने को था नहीं रावल रतन सिंह के साथ। तो रावल रतन सिंह जो है, मैंने आपको बोला था शेम सिंह जो है, शेम है ना, शेम सिंह की जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन है, रावल रतन सिंह। तो आप लिखना चित्तौड़ पर हुए आक्रमण की जानकारी, चित्तौड़ पर हुए आक्रमण की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू या तारीख ए अलाई, याद रख लेना ये किससे रिलेटेड है, तारीख ए अलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये बुक्स के, तारीख ए अलाई में दी गई है। इस प्रकार, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इस प्रकार रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह गुहिलों की रावल शाखा का, गुहिलों की रावल शाखा का अंतिम राजा था, अंतिम मेवाड़ राजा था। इंग्लिश वाले लिखना भाई, द इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैक ऑन चित्तौड़, द इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैक ऑन चित्तौड़ is given in book of Amir Khusro, book of Amir Khusro, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप इसको,
चाहो तो हिंदी में ही लिख लो यार, क्यों अंग्रेजी में पढ़ते हो। खजाइन उल फुतूह, या फिर तारीख ए अलाई, खजाइन फुतूह या तारीख ए अलाई, है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, दिस इज हाउ रावल रतन सिंह वॉज द लास्ट मेवाड़ किंग, मेवाड़ किंग ऑफ रावल ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी, बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। इतना हुआ। अब अगली क्लास के अंदर देखेंगे हम नए राजा के बारे में, वो है हम्मीर, रियल वाला हम्मीर, ये इल्तुतमिश वाली बात नहीं है, उस राजा का नाम है हम्मीर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए, और अगर मुझे झेलोगे तो ये आपके फायदा भाई, है ना। और बाकी ये चीज़ें आपको पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दी, दोबारा थोड़ी बोलनी है, तो आपको पता ही है, ध्यान में रखना। अपना धन्यवाद, देखो आपको थैंक यू भी दिखाता हूँ, ठीक है। थैंक यू भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।